हर तरफ पसरी हुई खामोशी और रात के सन्नाटे को चीरते उस चाकू से टपकते खून की आवाज़ ने मार्को के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। दूर दूर तक इंसानी हलचल का नामो निशान नहीं था। सड़क के दूसरी ओर वाली दीवार पर पड़ती उस शख्स की परछाई के अचानक गायब हो जाते ही मार्को की आंखें खुल गई। आज फिर उस सपने ने मार्को के मन में हलचल मचा दी थी। कुछ दिनों से सपने में आने वाला ये खौफनाक मंजर उसे बार बार परेशान कर रहा था। ना जाने कितनी बार ही उसने उस खूनी चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस शख्स के चेहरे से रूबरू होने ही वाला होता कि उसकी नींद खुल जाती थी और वो चौंक कर उठ जाता था। कहने को तो लेखन कार्य मार्को के अकेलेपन को बिताने का एक जरिया था, लेकिन गुजर बसर करने के लिए पैसे की ज़रूरत ने उसे एक लेखक बना दिया था। उसने कितनी ही डरावनी और मर्डर मिस्ट्री न सिर्फ लिखी थी, बल्कि अपनी कहानियों में उस मिस्ट्री को सुलझाई भी थी। लेकिन सपने में दिखाई पड़ने वाला ये चेहरा अब तक उसके लिए एक पहेली ही था। एक दौर था जब मार्को की लिखी कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय थी, लेकिन यहाँ भी उसकी बदकिस्मती ने उसका पता ढूंढ ही लिया। कुछ समय पहले पेपर में एक समाचार छपी थी जिसमें एक बिजनेसमैन के बेटे का उस समय खून हो गया था, जब वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर घर लौट रहा था और उसकी लाश उसके कार में मिली थी। पुलिस द्वारा छानबीन में उस कार से और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, मार्को की नई प्रकाशित मर्डर मिस्ट्री बुक द शैडो मिली थी। हो सकता है कि जिसका खून हुआ वो इस किताब को पसंद करता हो, लेकिन यहाँ हैरानी तब होती है जब उसका खून उसी तरह किया गया था जैसा कि उस किताब में लिखा था। मार्को संदेह के घेरे में आ गया था। उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि इस सब में उसका कोई हाथ है। कुछ दिनों तक ये घटना अखबार की सुर्खियों में रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्को की लिखी किताबें कम बिक रही थी। वही दूसरी ओर उसके पड़ोसियों का रवैया भी उसके लिए बदलने लगा। धीरे धीरे मार्को गुमनामी का शिकार होता जा रहा था। उसके पिता का घर अब उसकी एकमात्र पूंजी थी। मार्को पूरा दिन घर में ही बंद रहता। किसी से मिलना तो दूर, बातचीत भी नहीं होती थी। कुछ दिनों से मार्को के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी। गुस्सा, घबराहट, ईर्ष्या, झुंझलाहट आदि प्रकार के भावों से निकलने का एकमात्र रास्ता उसे कलम की ओर ले जा रहा था। उसने कागज कलम उठाया और लिखना शुरू किया, लेकिन समस्या ये थी कि वो लिखे भी तो क्या। इतने दिनों से घर में बैठे बैठे उसने आसपास के लोगों को गौर से देखा, जो शायद वो पहले नहीं देख पाया था। इस बार उसने कुछ अलग लिखने का मन बनाया। उसके सामने वाले घर में लूसी आंटी रहती थी, जो स्वभाव से अच्छी थी और कभी कभार वो मार्को को किसी काम से बाहर जाते देखती थी तो देखकर मुस्कुरा देती थी। और इसकी वजह थी कि लूसी को कोई संतान नहीं थी, और अगर होती तो मार्को के उम्र की ही होती। लूसी आंटी के बारे में सोचकर मार्को लिखने लगा। रात को 11 बजे तक सो जाने वाले मार्को को पता ही नहीं चला कि लिखते लिखते रात के 1 बज रहे थे। तभी लूसी के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। मार्को ने खिड़की से झांक कर देखा तो लूसी और उसका पति पिंटो झगड़ रहे थे। पिंटो अक्सर शराब पीकर आता और इसी तरह लूसी से झगड़ता था। संयोग से आज मार्को जगा था तो उसने पिंटो का ये रूप देख लिया, जो अब तक उससे छिपा था। ये सब देखकर उसका मूड खराब हो गया और वो सोने चला गया। बार बार उसकी आंखों के सामने लूसी का हंसता चेहरा उभर कर आ रहा था। हमेशा सबके सामने मुस्कुराने वाली लूसी हकीकत में इतनी उदास होती होगी, ऐसा मार्को ने सोचा नहीं था। सुबह जब मार्को जगा तो लूसी के घर के पास भीड़ इकट्ठा थी। उसने लोगों को कहते सुना कि हो ना हो पिंटो का जुए में किसी से झगड़ा हो गया होगा
और उसी वजह से उसका खून हो गया। पुलिस आई, बारी बारी से सबसे पूछताछ भी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, लेकिन पुलिस के जाने के बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ उस जैसे शराबी और जुआरी से लूसी के साथ साथ कॉलोनी को भी छुटकारा मिल गया। उसी रात मार्को के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मार्को अनमने भाव से जगा। नींद से भरी आंखें जब घड़ी की ओर गई तो वो सोच में पड़ गया कि रात के 2:30 बजे किसे उसकी ज़रूरत आन पड़ी थी। फिर उसका माथा ठनका कि कहीं दरवाजे की उस पार लीजा तो नहीं। ये ख्याल आते ही वो फुर्ती से उठा और लाइट जलाना ही चाहा कि उसके हाथ कुछ सोचकर रुक गए। नहीं, लाइट जलाना सही नहीं रहेगा। अगर इस वक्त किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, और वो ये कभी नहीं चाहेगा जब तक कि लीजा की सहमति ना हो। मार्को ने धीरे धीरे से दरवाज़ा खोला। जिसकी आने की आशंका थी वो तो नहीं थी, पर गलियारे से आ रही रोशनी में उसने देखा कि 13-14 साल का एक लड़का वहाँ खड़ा था, जो बेहद ही कमज़ोर नज़र आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बने गहरे निशान बता रहे थे कि उसका नींद से कोई वास्ता नहीं था। उसके शरीर पर कहीं कहीं कुछ जख्म भी थे। एक नज़र में उस लड़के के पूरे शरीर का मुआयना कर जब मार्को की नज़रें उसके चेहरे की ओर गई तो उसने पाया कि वो लड़का अब भी फटी आंखों से एकटक उसे ही देखे जा रहा था। मार्को के दिल में कुछ खटकने लगा और गर्दन घुमाकर उसने आसपास देखा, पर वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इससे पहले कि मार्को उस अनजान आगंतुक से वहाँ आने का कारण पूछता, उल्टा उस लड़के ने ही पूछ लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मार्को हैरान परेशान सा उस लड़के को देखता रह गया, जो अभी भी अपलक उसे घूरे जा रहा था। अब कहने की बारी मार्को की थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि मार्को का जवाब सुने बगैर वो लड़का यंत्रवत मुड़ा और चला गया। कुछ देर तक मार्को उसे निहारते हुए यही सोच रहा था कि ये क्या कहकर गया। वो लड़का कुछ समझ ही नहीं आया। इस उधेड़ बुन से निकलकर जब तक वो उसके पीछे जाता तब तक वो लड़का अपने गंतव्य तक जा चुका था। मार्को कमरे में लौट आया और सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। अब भी उसकी नज़रें दरवाजे पर ही लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे ने उससे ऐसा क्यों कहा होगा। खैर, उस बच्चे ने जो भी सोचकर उससे कहा हो, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो यहाँ से नहीं जा सकता था। आज उस बच्चे ने मार्को को उसके बचपन की याद दिला दी थी। मीरा और जाकी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मार्को को एक अनाथालय से गोद लिया था। मीरा का पूरा दिन बच्चे के साथ गुजरता था, क्योंकि जाकी काम की वजह से बाहर ही रहता था। एक दिन जब मीरा ने आधी रात को चोरों की तरह घर में घुसते जैकी को देखा, तब जाकर उसे जाकी के 2 नंबर के धंधे के बारे में पता चला। गलत लोगों की संगति में आकर जैकी बिगड़ चुका था, और जब मीरा उसे समझाती तो वो मारपीट करने लगता। ऐसे माहौल में मीरा का अपने बेटे मार्को के साथ रहना मुश्किल हो रहा था। रोज रोज के झगड़े से मीरा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर एक दिन मीरा को पता चला कि जैकी गलत काम करते हुए पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। ये सब सुनकर मीरा को गहरा धक्का लगा और एक दिन वो भी मार्को को अकेला छोड़कर चल बसी। मार्को एक बार फिर से अनाथ हो गया था। समय बीतता गया और अकेलापन बढ़ता गया। धीरे धीरे शराब और सिगरेट उसके साथी बन गए थे, और ऐसे में वो कागज पर अपने मन की बातों को लिखने लगा। आज दरवाजे पर दस्तक देने वाले उस लड़के ने मार्को को 12 साल पीछे की यादों में धकेल दिया था। अगले दिन जब मार्को खिड़की के पास खड़ा बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रहा था, तो उसकी नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। लेकिन ये मार्को के लिए हैरानी की बात नहीं थी। वो तो उस बूढ़ी महिला के साथ जा रहे लड़के को देख रहा था, जो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मार्को ने उसे पहचान लिया
और उसे आवाज़ लगाने ही वाला था। हे यू, तुम तो वही लड़के हो ना जो रात मेरे दरवाजे पर थे। लेकिन मार्को ऐसा कह नहीं पाया, क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के साथ जो बूढ़ी महिला थी वो उसके साथ बड़ी बेरुखी से पेश आ रही थी। कभी वो महिला उस लड़के के कान ऐंठती तो कभी पीठ पर एक थैल जमा देती। तभी सामने से आती लीजा ने उस लड़के को अपनी ओर खींचती हुई उस बूढ़ी से बोली, आंटी छोड़ दो बेचारे को। अरे काहे का बेचारा, इसके माँ बाप तो मर गए, लेकिन इसको मेरे सिर मर दिया। एक भी काम तो इससे किया नहीं जाता, बस पूरा दिन रोता रहता है। आज इसकी अच्छे से मरम्मत करती हूँ। उस बूढ़ी महिला ने मुंह बनाते हुए लीजा से इतना कहा और उस लड़के को खींचती हुई घर की ओर ले गई। लीजा असहायों की तरह बस उसे जाती देखती रही, ये जानते हुए कि उस बच्चे को मदद की कितनी ज़रूरत है। मगर वो मजबूर थी। आखिर वो करती भी तो क्या। अगर वो किसी की मदद कर सकती तो पहली वो खुद की होती। ऐसा नहीं था कि उस बूढ़िया से किसी ने कुछ कहा नहीं। इससे पहले कई बार लोगों ने उस बूढ़ी को समझाया, यहाँ तक कि पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन सब बेअसर। अब तो आसपास के लोगों ने बूढ़ी महिला के बेरुखी से पेश आने की वजह से बातचीत करना भी बंद कर दी थी। बस एक लीजा ही थी जिससे रहा नहीं जाता तो टोक दिया करती थी। लीजा जब वहाँ से जाने लगी तो उसकी आंखें खिड़की के उस पार खड़े मार्को से टकराई, जिसके दिल में लीजा के लिए खास जगह तो पहले से ही थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने दिल की बात उससे कह पाता। और शायद लीजा ने भी उस दिन का इंतज़ार करने की ठान ली थी। वो मार्को की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मार्को खिड़की के पास खड़ा चाय पी रहा था तो उसने देखा कि लीजा उस रात वाले लड़के का हाथ पकड़कर उसके घर लेके जा रही थी और कुछ परेशान सी दिख रही थी। मार्को की नज़र लीजा पर टिकी हुई थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि उस लड़के की निगाह मार्को पर ही जमी हुई थी। मार्को का मन ये जानने को बेचैन हो रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो लीजा ने आओ देखा ना ताओ और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसके घर की ओर लेके जा रही थी। आखिर माजरा क्या है। ये सोचते हुए वो घर से बाहर आया तो देखता क्या है कि उसके घर के आगे लगे हुए लिली के गमले उबर खाबर मिट्टी पर रखी हुई थी। मार्को हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मिट्टी को समतोल किया और उस पर गमले को वापस रख दिया। मार्को के घर के बाहर लगा लिली के फूल का ये पौधा उसकी माँ मीरा ने लगाया था। छोटी उम्र से ही वो उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता था। मीरा के जाने के बाद तो उसे इस पौधे से और भी लगाव हो गया था। पिछली बार जब लूसी आंटी के पति पिंटो की मौत हुई थी तब भी गमला ऐसी ही स्थिति में था जैसा कि आज है, लेकिन तब मार्को ने इसे और ध्यान नहीं दिया था। आज जब फिर से गमला उसी स्थिति में था तो मार्को को कुछ हैरानी तो हुई कि भला इस लिली के पौधे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इस ओर ध्यान न देते हुए वो घर के भीतर आ गया। टेबल पर हाथों के बीच सिर को टिकाकर मार्को सोचने लगा कि क्या किस्मत पाई है उसने। अनाथालय के हर बच्चे की तकदीर में माँ बाप और घर नहीं लिखा होता। ऐसे में उसे मीरा जैसी माँ, एक घर और पिता का नाम मिला, पर वो भी उससे छीन गया। दोस्त के नाम पर भी कोई ना था, क्योंकि दो दो बार अनाथ होने वाले बच्चे से कोई मेल जोल नहीं रखना चाहता था। ऐसे में एक लीजा ही थी जो हम उम्र होने के कारण उसे बहुत अच्छे से समझती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि वो कौन है, कहाँ से आया है। मार्को की हर लिखी कहानी पहले लीजा ही पढ़ती और अपनी अच्छी बुरी टिप्पणियों से मार्को का हौसला बढ़ाती। एक समय ऐसा भी आया जब मर्डर केस की वजह से उसकी किताबें कम बिकने लगी और पड़ोसियों ने उसकी खोज खबर लेनी कम कर दी। तब भी लीजा ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि कम बोलने वाला मार्को हमेशा की तरह मुस्कुराता रहेगा और अपने भीतर की कुलबुलाहट
कभी उसके सामने जाहिर नहीं होने देगा। समय के साथ साथ मार्को और लीजा की दोस्ती प्यार में बदल गई। बस इजहार चाहत बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो प्रेम कहानी ही क्या जिसमें कोई मुश्किल ना हो। लीजा की माँ को उसका मार्को से मिलना जुलना पसंद नहीं था। लीजा भी अपनी माँ में आए इस बदलाव को लेकर असमंजस में थी, क्योंकि जब मार्को अपना नाम बना रहा था तब उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन जैसे ही मार्को के बुरे वक्त ने उसका दामन थामा, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। इस सब से मार्को बुरी तरह टूट गया था। अपने आसपास उसने अकेलेपन की दीवार सी बना ली थी। खैर, मार्को अब भी इसी उधेड़-बुन में था कि उसे उस लड़के, जिसे सब मिंकू कहकर बुलाते हैं, के पास सहानुभूति के लिए जाना चाहिए या नहीं। कि तभी उसने उधर से गुजर रहे कुछ लोगों को आपस में बात करते सुना, जो अभी अभी मिंकू के घर से होकर आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बेचारा मिंकू, पहले माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया और अब उसकी बूढ़ी दादी का किसी ने खून कर दिया। बेचारा अनाथ हो गया। दुख की बात तो है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। उस बच्चे के लिए वो तो बूढ़िया काल ही थी, और अगर उसे कुछ कहने जाओ तो मोहल्ले वालों से भी लड़ती रहती थी। हाँ, सही कह रहे हो। और फिर हम सब भी तो है, मिलकर मिंकू को संभाल लेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर उस बुढ़िया को मारा किसने होगा। उसके जख्म देखकर तो लग रहे थे कि किसी धारदार हथियार से वार किया है कातिल ने। कुछ दिनों पहले लूसी के पति पिंटो की जब हत्या हुई थी तो उसके शरीर पर कुछ इसी तरह के घाव थे। कहीं ये दोनों हत्याएं एक ही आदमी का काम तो नहीं है? अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रूर उस बुढ़िया से किसी की लड़ाई हुई होगी और उसी ने। वैसे इन दिनों जो भी वारदातें हमारे आसपास हो रही है, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले में इस तरह की घटनाओं का होना सही नहीं है। वैसे पुलिस भी तो है, वो सब कुछ पता लगा ही लेगी। बाहर खड़े लोगों के बीच चल रही बातचीत को सुनकर मार्को वही ठिठक गया। उसने बूढ़ी महिला के घर की ओर जाना सही नहीं समझा, और फिर लीजा भी तो वही होगी, ये सोचकर कि क्या जवाब देगा वो लीजा के सवालों से भरे निगाहों का। वो वापस कमरे में आकर सिगरेट सुलगा कर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस लड़के मिंकू की कही बातों की ओर जा रहा था। कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते मार्को को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो थक कर सोफे पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो शाम के 5 बज रहे थे। कुछ खाने की इच्छा हुई तो देखा कि घर में ब्रेड तक नहीं था। वो पास की दुकान से ब्रेड लेने चला गया। लौटते समय वो उस मोड़ के पास ठिठक गया जहाँ से लीजा का घर कुछ ही दूरी पर था। अनायास ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले, और वैसे भी बहुत दिनों से मार्को ने लीजा से अपने दिल की बात नहीं की थी। लीजा के घर से कुछ दूरी पर ही मार्को के कदम रुक गए, क्योंकि घर के भीतर उसकी माँ उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मार्को के माता पिता नहीं थे तब वो सोचता था कि लीजा लकी है जो उसके माँ बाप है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि लीजा की माँ उसकी सौतेली माँ है, जिसे लीजा फूटी आँख नहीं सुहाती थी। लीजा के पिता जहाज पर नौकरी करते थे, इसलिए उनका घर आना कम ही होता था, और यही वजह थी कि वो अपनी परेशानी उन्हें बताकर अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती थी। लीजा चुपचाप अपनी माँ के जुल्मों सितम सहती रहती। आज मार्को को लीजा का उस लड़के मिंकू के लिए सहानुभूति रखना समझ आ गया था, क्योंकि जिस पर बीतती है वही समझता है। मार्को ने चुपचाप वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि लीजा बालकोनी में उस लड़के मिंकू को खाना खिला रही थी। ये देखकर वो समझ गया कि लीजा की माँ को उसका मिंकू को अपने घर लाना पसंद नहीं आया, और इसी कारण वो चिल्ला रही थी। अपने गुस्से को काबू करते हुए मार्को घर लौट आया। उसकी भूख तो कब की मर चुकी थी। लीजा के लिए सोचते सोचते मार्को कुर्सी पर ही सो गया। रात का सन्नाटा गहराया जा रहा था। सब अपने अपने घरों में चैन की नींद सोए थे, लेकिन 2 आंखें ऐसी थी जो आज की रात फिर से सड़कों पर अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़ रही थी।
अचानक वो शख्स मार्को के घर के आगे लगे लिली के पौधे के पास वाली मिट्टी को खरोचने लगा। ना जाने क्या ढूंढ रहा था। मोड़ से कुछ आगे जाकर उसके कदम लीजा के घर की ओर मुड़ गए। तो क्या आज लीजा उसका शिकार बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्को ने तो अपने दिल की बात अभी लीजा से कही भी नहीं। तो क्या उसका प्यार अधूरा रह जाएगा? हमारे और आपके मन में कई ऐसे ख्याल आना लाजमी है, लेकिन इस बात से शायद ही उस हत्यारे को कोई फर्क पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर खून सवार है। वो अपनी धुन में लीजा के घर की ओर चल रहा था। पाइप और दीवार के सहारे वो बालकनी में चढ़ गया और उससे लगे कमरे को सावधानी से धक्का देकर खोलते हुए अंदर चला गया, मानो जैसे उसकी आंखें जानती थी कि उसका शिकार इस वक्त कहाँ होगा। अपलक आंखों से ताकता वो खूनी आगे बढ़ा तो सामने लीजा सोई हुई थी और पास ही दूसरे खाट पर मिंकू सोया था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो शख्स वहां न रुककर आगे बढ़ गया। तो फिर उसका शिकार कौन है? हाथों में धारदार चाकू पकड़े वो दूसरे कमरे में गया जहां लीजा की मां सोई थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बिना एक पल गवाए उस पर चाकू से वार कर दिया। कराहती हुई लीजा की मां जब तक कुछ समझ पाती तब तक उस शख्स ने अपने काम को अंजाम दे दिया था। उस हत्यारे की ओर देखकर लीजा की मां सन्न रह गई और फिर कुछ ही पल में उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस हत्यारे का मकसद पूरा हो चुका था। वो जैसे लीजा के घर में आया था वैसे ही चला भी गया, एकदम चुपचाप। लौटकर वो वापस उस लिली के पौधे के पास आया, वहाँ की मिट्टी कुरेदी और उसमें अपने हथियार छुपाकर जाने को मुड़ा। लेकिन ये क्या, कोई उसके पीछे खड़ा है। पर ये कौन हो सकता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस खूनी के पीछे खड़े अजनबी ने उससे पूछा। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो कुछ सुने सुने से लग रहे हैं। हाँ, ये तो मिंकू के प्रश्न है जो उसने उस रात मार्को के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछी थी। तो क्या इस खूनी के पीछे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये मिंकू ही है जो आजकल लीजा के घर उसके साथ ही रह रहा है। जब एक खूनी लीजा की मां को मौत के घाट उतार रहा था तो मिंकू ने इसे देख लिया। इतना ही नहीं, उसका पीछा करते करते आज उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। लेकिन उसने वही बात खूनी से क्यों पूछी? आखिर माजरा क्या है? आइए देखते हैं। मिंकू की बात सुनकर वो खूनी उसकी ओर मुड़ा और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसे घूरने लगा, जैसे कि उसे जानता ही ना हो। खूनी का ये रूप देखकर मारे डर के मिंकू के पसीने छूटने लगे और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह सुबह घर के बाहर से आती आवाज़ सुनकर मार्को की आँख खुली तो वो भागा भागा बाहर आया तो देखता क्या है कि घर के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी है और लीजा बेहोश पड़े मिंकू को उठा रही है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सब उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि वो यहाँ कैसे आया, क्या हो गया है उसे। लीजा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सुबह उठकर उसने देखा कि वहाँ घर में उसकी माँ की हत्या हो गई थी और मिंकू यहाँ सड़क पर बेहोश पड़ा था। सड़क पर खड़े भीड़ में से तरह तरह की बातें सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था कि इस कॉलोनी में जान का खतरा बढ़ गया है, अब तो यहाँ रहने से भी डर लगता है। तो कहीं से आवाज़ आई कि एक बात गौर करने की है कि खूनी ने चुन चुन कर उन्हीं लोगों को मारा है जिसने दूसरे लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था। तब तो इस खूनी से डरने की क्या ज़रूरत, ये तो फरिश्ते का काम कर रहा है। सही कह रहे हो भाई, पहले पिंटू को मारकर लूसी को आज़ादी, उस बुढ़िया को मारकर मिंकू को आज़ादी और अब उस दुष्ट औरत को मारकर लीजा को मुक्ति दी है। बिन माँ की बच्ची को बहुत सताया उस दुष्टा ने। अच्छा हुआ चली गई। भीड़ में शामिल हर आदमी
अपनी बात कहने लगा। तभी भीड़ में से एक सज्जन की आवाज़ आई, अरे कोई इस मिंकू से पूछो कि ये यहाँ कैसे आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने उस खूनी को देखा हो। अगर ऐसा है तो पुलिस की मदद हो जाएगी। पहले इस बच्चे को घर लेकर जाओ, जो करना है बाद में कर लेना, दूसरे सज्जन ने कहा। भीड़ की बातें सुनकर लीजा मिंकू को सहारा देकर ले जाने लगी, लेकिन मिंकू तो कहीं और ही देख रहा था। उसकी नज़र उस फरिश्ते पर थी जिसे उसने कल रात तो देखा ही, एक बार पहले भी देख चुका था जब वो उसे उसकी दादी से बचाने आया था। और अब वो फरिश्ता चुपचाप जाकर उस लिली के पौधे को ठीक करेगा जहाँ की मिट्टी कल रात खूनी ने खराब की थी अपने हथियार को छुपाने के लिए। आज कॉलोनी के फरिश्ते का पता मिंकू को चल गया था, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं मालूम है कि अब तक वो फरिश्ता खुद अपनी इस सच्चाई से अनजान है, क्योंकि माँ के जाने और अकेलेपन के गम ने उसे इतना बीमार कर दिया कि वो दोहरी भूमिका निभाने लगा। दिन को चुपचाप घर में कैद रहने वाला और रात को फरिश्ता बनकर दूसरों को उनके दुख दर्द से छुटकारा दिलाने वाला। आखिरकार आप व्यूअर्स ने और मैंने मिलकर उस फरिश्ते का पता लगा ही लिया। जी हाँ, वो दोहरी भूमिका निभाने वाला मार्को ही है, जो स्वयं अपनी इस बीमारी से अभी भी अनजान है। बेचारा मार्को। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और ऐसी कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बाजू की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। भगवान की घंटी है वो।